इस राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे माननीय मंत्री ग्रामीण विकास और पंचायती राज श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। हम सब उनके आभारी हैं। उनके मंत्रालय के भारत सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर खुशवंत सेठी जी उपस्थित हैं और चंद्रशेखर प्राण जी, WR रेड्डी जी, अरुण जैन जी और मित्रों, जो सुझाव और प्रस्तुतियां आई हैं उनका तो भविष्य में उपयोग होगा। मैं 2-3 बातें कह करके और अपनी बात पूरी करने की कोशिश करूंगा। पहली बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री का जो नाम है वो नरेंद्र है और पंचायती राज विकास मंत्री का भी नाम नरेंद्र है। तो 2 नरेंद्र मिलकर इस देश की काया पलट के लिए कोशिश कर रहे हैं और हम उनके सहयोगी बनने का प्रयास कर रहे हैं। ये इस राष्ट्रीय सम्मेलन की मुख्य भावना है। और पंचायती राज मंत्रालय, जैसा खुशवंत सेठी जी ने कहा, पिछले 5-6 सालों से एक नए विजन से काम कर रहा है और वो विजन दिखाई भी पड़ रहा है। ये पहले नहीं था। अब ये सम्मेलन उस विजन में सहयोगी की भूमिका निर्धारित करने के लिए हुई है। ये सम्मेलन कोई हम बौद्धिक विमर्श के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि कार्य योजना, हमारे अनुभव, जो 10 राज्यों के वेबिनार हुए, उन सब से जो हमको समझ बनी है, उस समझ को भारत सरकार तक पहुंचाने और परस्परता का कैसा वातावरण बने, इसके प्रबंध के लिए हमने ये आयोजन किया। और इस आयोजन को अगर हम अंडरलाइन करना चाहें तो मैं आपको याद दिलाऊंगा कि 115 साल पहले लोकमान्य तिलक, जिन्हें हम बाल गंगाधर तिलक के रूप में भी जानते हैं, जिनका 100 साल अभी पुण्यतिथि उनकी 2 अगस्त को मनाई गई, ये उन्होंने एक वाक्य कहा था, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अब 115 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री ने 24 अप्रैल को, जैसा सेठी जी ने उल्लेख किया, पंचायती राज दिवस पर पहली बार आत्मनिर्भरता की उन्होंने अपील की। ये जो आत्मनिर्भरता है वो स्वराज्य का दूसरा पायदान है और ये आत्मनिर्भरता की अनेक परिभाषा हो सकती है। मैं ये समझता हूं कि अपनी दौड़ अपने बल पर जीतना ही आत्मनिर्भरता है। तीसरी सरकार अभियान का यही प्रयास है कि गांव के लोग अपनी दौड़ एक संवैधानिक व्यवस्था में सरकार के सहयोग से परस्परता का भाव उत्पन्न करके जीते। और ये जो भाव है वो 24 अप्रैल को पीएम ने जो आह्वान किया, किसी संस्था ने क्या किया मुझे नहीं मालूम, उस आह्वान को पूरा करने के लिए कि क्या हो रहा है ये भी मुझे ज्यादा नहीं मालूम है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि उस आह्वान के बाद 17 मई से तीसरी सरकार अभियान ने जो सिलसिला चलाया, उसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव आज आ गया है। और मैं ये सवाल तो नहीं उठाऊंगा कि 70 साल में हम भारत आत्मनिर्भर क्यों नहीं हुआ, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि महात्मा गांधी, जेपी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के जीवन में अगर कोई आप समानता खोजना चाहते हैं तो लोक जागरण उनमें समान रूप से उपस्थित था। और ये अभियान भी लोक जागरण का एक प्रयास है। और ये
ये अभी जो प्रयास है उसकी अगर मैं तुलना करूं तो चित्रकूट में जो मंदाकिनी बहती है उससे इसकी तुलना की जा सकती है। मंदाकिनी बहती है लेकिन कल कल छल छल शोर नहीं मचाती। तीसरी सरकार का अभियान भी एक मंदाकिनी का प्रयास है जो निरंतरता है, इसमें बहती रहती है, परंतु आत्म प्रचार से हम दूर हैं। और इसलिए ये जो तीसरी सरकार का अभियान है, इस अभियान को मैं नहीं जानता कि आप कितना मुझसे सहमत हैं, लेकिन मैं इसको इस रूप में देखता हूं कि जिस सपने को अपने सामने रखकर महात्मा गांधी ने स्वराज्य की लड़ाई लड़ी थी, वो सपना 1947 में अधूरा रहा और वो आज तक अधूरा है। यानी राज्य व्यवस्था की जो पुनर्रचना होनी चाहिए थी, जिस पुनर्रचना में गांव केंद्र होता, गांव से सत्ता निकल करके दिल्ली तक पहुंचती, ये जो सपना था, उस सपने को दरअसल एक अच्छा प्रयास मिला जब 73वां संविधान संशोधन हुआ। संयोग की बात है कि 26 नवंबर 2020 को इस संविधान का 70 साल होगा और हम 70 साल में चल भी रहे हैं। संविधान का विकास भी हो रहा है। 73वें संविधान संशोधन से संवैधानिक विकास का एक सबसे बढ़िया उदाहरण है। महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज संबंधी कल्पना को अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समझ पाते तो पहले दिन से ही भारत सरकार ग्राम स्वराज के लिए कमर कस लेती, परंतु हुआ नहीं। देर से ही सही। मैंने कहा कि प्रधानमंत्री भी नरेंद्र हैं और पंचायती राज विकास मंत्री भी नरेंद्र हैं, तो मैं फिर से कहता हूं कि दो नरेंद्र द्वय ने इसका बीड़ा उठाया है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सफल भी होंगे। मैं ये मानता हूं और हम सब मानते हैं कि हर आपदा अपने साथ एक अवसर भी लाती है। इसलिए अंत में दो सुझाव मैं देकर, और वो सुझाव अपने मित्रों के लिए भी है और खास करके भारत सरकार के लिए है। नंबर 1 कि तीसरी सरकार अभियान, जिसके बारे में जनक पांडे जी ने भी कहा, कई लोगों ने कहा, तीसरी सरकार अभियान और भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय में एक औपचारिक या अनौपचारिक, फॉर्मल या इनफॉर्मल एक संवाद का तंत्र बनना चाहिए। इसलिए बनना चाहिए क्योंकि सरकार जो काम कर रही है उस कार्य को गति देने के लिए, उस कार्य को सफल बनाने के लिए तीसरी सरकार अभियान अपनी स्वेच्छा से, अपने संसाधनों से और अपने प्रयास से, अपने विजन से, अपनी सोच से, अपने अनुभव से इसमें लगी है। इसलिए जरूरी है कि अगर हम सफलता के मंजिल तक जाना चाहते हैं तो एक संवाद का सिलसिला चले, निरंतरता में चले। और अगर वो निरंतरता में चलता है तो आज का जो वेबिनार है वो फिर एक इवेंट बन करके नहीं रह जाएगा, एक प्रोसेस का हिस्सा हो जाएगा। तो मेरा पहला सुझाव यह है कि एक प्रोसेस हमको शुरू करना चाहिए। दूसरा जो सुझाव है, मैं कल परसों में देख रहा था और नरेंद्र तोमर जी ने इस बात का तो उल्लेख किया कि 14वें वित्त आयोग ने 2 लाख करोड़ रुपए देने की पंचायतों को संस्तुति दी थी और इस सरकार ने वो पैसा दिया भी है। आप सबको ये जान करके खुशी होगी कि पंचायती राज मंत्रालय ने 15वें वित्त आयोग से 10 लाख करोड़ रुपए स्थानीय निकायों के लिए आवंटित करने का संस्तुति की है। और मुझे लगता है कि वहां भी
15वें वित्त आयोग के भी जो अध्यक्ष है उनका नाम एनके सिंह है। तो तीसरे नरेंद्र जो है वो इस बात को मानेंगे, और मानेंगे तो पंचायतों को संसाधन की कोई कमी नहीं रहेगी। महामारी के दौरान पंचायतों के साथ सामुदायिक रसोई का एक प्रस्ताव भारत है। हमको लगता है कि अच्छे नतीजे ला सकते हैं, लेकिन मिस्टर चेतन, आप अपना वीडियो अपना साउंड ऑफ करिए। मिस्टर चेतन सर डिस्टर्ब हो रहे हैं, सॉरी, आप बोलते रहिए। इन प्रयासों को सार्थक नतीजे तक पहुंचाने के लिए कुछ एक करके मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं, और सुझाव भारत सरकार मानेगी तो कैबिनेट में इस पर विचार होना चाहिए, निर्णय होना चाहिए। पहला सुझाव यह है कि पंचायत को सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए। ये जो पहला सूत्र है कि पंचायत को सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में परिभाषित किया जाए, इसका विस्तार से हम जब जरूरत होगी या वेबिनार के बाद मंत्रालय को दे देंगे। दूसरा सुझाव यह है कि राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों की समीक्षा, राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों का हो क्या रहा है, इसको रिव्यू करने की, और उसमें जो अगर कोई कहीं मिसिंग लिंक है तो उसको दूर करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की। तीसरा सुझाव है कि पंचायत प्रतिनिधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों से अधिकार लेकर लोकपाल की नियुक्ति की जानी चाहिए। और मैं समझता हूं कि सेठी जी इस बात से अवगत होंगे कि जम्मू कश्मीर का जो नया कानून बना है 2018 में, और आज मेरी समझ में पंचायत का सर्वश्रेष्ठ कानून, जिसमें पंचायतों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार, संविधान के 73वें संविधान संशोधन से जो 29 विषय दिए गए थे उसमें से 23 या 24 विषय भी जम्मू कश्मीर के पंचायतों को दे दिया गया है, पर उसी कानून में लोकपाल की भी व्यवस्था है। इसलिए वहां का जिलाधिकारी अब किसी पंचायत को, प्रतिनिधि को या सरपंच को वो हटा नहीं सकता। अगर सरपंच के खिलाफ शिकायत है तो वो लोकपाल जांच करेगा, लोकपाल राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट देगा और उसके बाद कार्रवाई होगी। तो इस तरह से पंचायतों को का सशक्तिकरण करने का अर्थ यह है कि हम लोकपाल की व्यवस्था करें। और ये डब्ल्यू रेड्डी जी ने भी सशक्तिकरण के अनेक सुझाव दिए। चौथा जो मेरा सुझाव है कि ग्राम स्तर की पंचायत व्यवस्था में न्याय पंचायतों का प्रावधान अनिवार्य किया जाए। बहुत सारी राज्य सरकारें न्याय पंचायतों से अपना पल्ला झाड़ ले रही हैं। पांचवा सुझाव है सरकार एवं सेल्फ गवर्नमेंट के संबंधों की समीक्षा की जाए। छठवां, पंचायत कार्डर का प्रावधान जब तक नहीं होगा तब तक पंचायतें लूली और लंगड़ी बनी रहेंगी। सातवां, पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए संविधान में संशोधन, जो 73वां संविधान संशोधन में कुछ कमियां रह गई हैं, तो संविधान संशोधन में प्रस्तुत ये जरूरी हो गया है। और इस तरह से मैं अंत में ये कहूँगा कि जो प्रस्तुतियां हुई हैं, जो भावी योजना है और मेरे जो सुझाव हैं, वो सब हम इस सम्मेलन के बाद मंत्रालय को देंगे और हम उम्मीद करेंगे कि आपस में सहयोग का वातावरण बने। एक बात मैं जरूर कहूँगा अंत में कि WR रेड्डी जी ने एक बहुत दूरगामी योजना हमारे सामने रखी है और वो उसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन मेरा कहना यह है कि दूरगामी योजना बने और उस पर काम भी हो, परंतु हमें तत्काल पंचायत राज प्रणाली को
ज्यादा से ज्यादा सशक्त करके इस संकट से और आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ना चाहिए। मैं यहाँ अपनी बात पूरी करता हूँ। आपने अवसर दिया, मैं आभारी हूँ।